हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने लास्ट कुछ दिनों से बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डाले हैं, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर पहुँच रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि जिनकी पेपर अभी चल रही होगी, तो मैंने जो भी क्लासेस कराए हैं, अगर आपने देखा होगा तो डेफ़िनेटली उन्हें बेनिफिट्स हुआ होगा। बाकी आज जिनके पेपर थे, उसमें से कुछ दोस्तों ने मेरे पेपर दिए हैं। तो मैं उनसे जानने का कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके अलावा कल देखते हैं, कल जिनका पेपर होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों तक एक अपडेट दूँ जहाँ क्वेश्चन कहाँ से वो एक्चुअली पूछ रहे हैं। जिस मेथड से लास्ट ईयर तक पूछे थे वो वैसे ही पैटर्न है या कोई चेंजेज़ आया, तो मैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कल रात तक आपको अपडेट कराता हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टॉप 10 क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट है। मैं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो थीम निरंतर वो रिपीटेड होता है और जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। अदरवाइज़ मैं वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं टच करूँगा जो टाइम आपका बर्बाद करे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, केरल में है, केरल होगा केटल, सॉरी रॉन्ग टाइपिंग हो गया। तो केरल में अधिकतर लोग किसी भी कटी यानी करी के साथ टैपिको खाते हैं। ठीक है। तीसरा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। और चौथा है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ठीक है। अब इसमें से देखना है कि कौन से सही है और कौन से गलत। ठीक है। तो देखो, पहला जो है, तो आपको पता है कि गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और वहाँ के वो फेवरेट भी है। तो पहला हमारा सही है। ठीक है। केरल में अधिकतर लोग टैपिको खाते हैं, ये भी सही है। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर के मछली खाते हैं, ये गलत है क्योंकि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली ये गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है। चौथा है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो हमारा अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है कि हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला है कि हाथी एक समूह है जिसे झुंड कहते हैं। आपको पता है कि हाथी झुंड में रहते हैं जिसमें 10 से 12 कम से कम हाथी और हथनी या उसके बच्चे के मिलाकर रहते हैं। ठीक है। तो पहला सही है। ठीक। दूसरा है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। ठीक है। तीसरा है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है। तो आपको पता है कि अपने बच्चों के साथ वो 10 से 12 ही रहती है। ठीक है। तीसरा है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष नहीं बल्कि आई थिंक 12 से 14 इसी के आसपास में रहते हैं। ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहती है जिसका नेतृत्व हथनियाँ करती है। और हाथी क्या होता है, वो झुंड से बाहर उसके लिए जो चीज़ें होती है वो इकट्ठा करती है। तो इसलिए इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर को, ठीक है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल यानी केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 8:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 22 किलोमीटर है तो इस ट्रेन में औसत चाल क्या थी। ठीक है। तो इसको कैसे आप बना सकते हो,
तो कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को चला। तो एक आपके पास क्या आ गया, एक डाटा में के फॉर्म में आ गया कि एक 29 सितंबर को कोई चलता है, ठीक है, जो गुजरात से नागरकोइल के बीच चलता है। ठीक। ट्रेन सूरत से कब खुलती है? 8:45। ठीक। और 1 अक्टूबर ये कब खुलती है? 29 सितंबर को। और दूसरा क्या है कि 1 अक्टूबर को वो नागरकोइल पहुंचती है। कब पहुंचती है? 12:45। ठीक है। और टोटल दूरी कितनी है? तो 2200 किलोमीटर। ठीक है। तो कितने घंटे में चली? आप देखो कि अक्टूबर सितंबर है ना, तो कितना 30 सितंबर तक होता है ना मंथ। तो 29 सितंबर को रात 8:45 पे, तो रात बज रहा है, तो इधर 3 और 15, 3 घंटा 15, और पहुंची कब? 12:45 में दिन में। तो 12 3 15 1 16, यानी टोटल कितने? 16 घंटे में कितनी पहुंचती है? 2000। तब इसको 16 को 2000 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 55। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55। और सॉरी, यहाँ पे 16 आवर और प्लस 24 आवर ना, क्योंकि 30 तारीख भी तो है, वो 1 को पहुंची, तो 24 और 16 कितने हो जाएंगे? 24 और 16 हो जाएंगे 40। ठीक। तो 40 हो जाएंगे, तो इसके उत्तर आई थिंक 4 होना चाहिए। एक सेकेंड। 12 और उधर 12:45। हाँ ठीक है। अगर आप 2200 से इसको करोगे, 2200 से आप करोगे 40 को डिवाइड, तो आपके उत्तर आ जाएंगे। देखो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे कितना है? 29 सितंबर को, ठीक है, सूरत से वो चला। 29 सितंबर सूरत कब है? 2045। ठीक। और वो कितना पहुंचा? 1 अक्टूबर को कहाँ पहुंचा? नागरकोइल। कितने बजे? 12:45। ठीक है। तो अब देखो 29 सितंबर है और 30 एक है, तो 30 बीच में गैप है, तो आपके पास ऑलरेडी 24 आवर मिल जाते हैं। ठीक है। 24 आवर और प्लस, अब इधर देख लो, अब 8:45 है, तो 8:45 में 12 जोड़ोगे, तो 8:45 15, और इधर 9 3 12, तो 3.15, और प्लस उधर कितने हैं? 12:45, तो प्लस 12.45, टोटल कितने आ जाएंगे? 24 3 27 और 12, कितने? 27 और 12 45। एक सेकेंड। 24 3 27, 3 30 9 39, और प्लस 45 मिनट, और इधर 15 मिनट, तो कितने आ जाएंगे? 40। टोटल कितने? 40 आवर। कितना टाइम दिया हुआ? दूरी कितना दिया हुआ टोटल? तो दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी आपको यहाँ पे मेंशन है 22 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे? 40 को डिवाइड कर देंगे 22 से, तो कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं नेप्टॉन्स के विषय में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेप्टॉन्स के बारे में ये पूछ रहा है, नीचे कथन में कौन सही है। ठीक। यहाँ पे आप देखो, यहाँ सही कथन पूछ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सही पूछ रहा है या गलत कथन, तो इसको पहले हाईलाइट कर लेंगे, जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। पहला, ये पौधे कीड़ों मकोड़ों मेढक चूहों को फंसाकर उनका शिकार करती है। यह पौधे हमारे देश में नहीं पाया जाता। यह पौधे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाती है। तो आपको पता है कि कीड़े मकोड़े का शिकार करती है नेप्टॉन्स, तो ये सही है। दूसरा, पौधा हमारा देश में नहीं पाया जाता, ये भी सही है।
यह मोहक आवाज़ निकालती है जिससे जो कीट पक्षी है, जो छोटे-छोटे जो है वो इनके तरफ आकर्षित होती है और जिसका वो शिकार करती है। ठीक है? इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो वो पेड़ में चिपका हुआ टाइप का रहता है जो समझ में नहीं आता, बट अनफॉर्चुनेटली इसको रुको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। तो ये है नेपथीन्स प्लांट। आप देखोगे कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से करती है। ठीक है? तो ये नेपथीन्स प्लांट है। अगला इम्पोर्टेंट है, एक डॉक्टर के एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। घर होगा यहाँ पे एक्स पर स्थित है तथा अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है? डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व 500 मीटर दूरी पर है, फिर बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 दूरी पर, फिर सी पर जो बी से ठीक पश्चिम 90 मीटर और अंत में अस्पताल पहुंचता है जो ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक घर पर स्थित है तो यहाँ से आप चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि एक्स ए पहले जाता है एक्स के ठीक पूर्व 500। तो मान लो यहाँ पे कोई एक्स है, ठीक है, ठीक पूर्व, तो इधर पता है इधर पूर्व होता है, ये आप पहले डायरेक्शन लिख लो, इससे कन्फ्यूजन है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर वो कितना जाता है 500 मीटर। ठीक, फिर बी पर जाता है, बी पर जाता है जो एक के ये ए है, ठीक है, ये आपका ए है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर। तो अभी इधर चलेगा तो यहाँ 400 मीटर। एक सेकेंड इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे 400 मीटर। ये कौन है, ये बी है। अब बी तक हो गया बात, तो बी यहाँ तक ए से ठीक 4 में। अब सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। तो पश्चिम किधर है, इधर है, तो यहाँ पे ये 90 मीटर। ये क्या है, सी है, ठीक है। और अंत में वो अपने अस्पताल पर पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर पे दूरी पे। तो ये उत्तर इधर है, तो यहाँ पे 80 मीटर पे इसका अस्पताल है, हॉस्पिटल। ठीक, इसका अस्पताल है। तो अब देखो, अब ए कहाँ है, यहाँ पे ए है और इसका अस्पताल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ए क्या है, किस तरीके का डायरेक्शन में जा रहा है। सॉरी, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा तो इस कारण से डिलीट हो जा रहा, लेकिन हमें याद है कि यहाँ पे एक्स था, ठीक है, यहाँ से चला था ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको पता है कि उसका घर कहाँ है एक्स का, यहाँ से वो चला था, ठीक है, यहाँ से वो चला था। और हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ पे हॉस्पिटल था, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो अब देखो, जो डॉक्टर का घर है तो पहले वो क्या एक से इधर नॉर्थ में जाएगा और नॉर्थ से इधर ये वेस्ट में आएगा। ठीक है, आपने पूरा भी देखा बनाकर कैसे था चीज़ें। आप क्या करना कि पहले रिवाइंड कर लेना तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो घर क्या, पहले उत्तर और फिर पश्चिम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी। अब यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लो, किसानों की कहानी बौज की जुबानी शुरू होती है। बौज नहीं होगा, बीज की जुबानी शुरू होती है शायद। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनमें कौन पैदा करता है। अब मुख्य प्रश्न के बारे में इसमें पूछ रहा है। पहला है कि बच्चों की सोच को नई दिशा की ओर लेकर जाती है, ठीक। दूसरा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तीसरा है, बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। और चौथा है, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो देखो, ये किसानों की कहानी, सॉरी, ये बच्चों की जुबानी है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों की जुबानी है, मिस प्रिंटेड है, बच्चों की जुबानी है।
तो अब ये क्या हो रहा है, जैसे मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, तो ये किसानों से संबंधित है और ये बच्चे जो है किसानों के संबंधित कहानियाँ बता रहे हैं, है ना। तो मुख्य प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रश्न की डिमांड ये है। तो मुख्य प्रश्न में तो पहले है कि बच्चे जो है सोच की नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको किसानों की कहानी जिस उनमें रोचकता आ रही है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है ना। तीसरा, स्मरण आधारित कौशलों को विकास में सहायता करती है। तो यहाँ पे कौशल की बात नहीं हो रही है, समरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि स्किल कैसे डेवलप होता है, किसान कैसे खेती करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो अनुशासन की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे किसानों की बात हो रही है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो हम देखते हैं ए और बी किस में है। पहला में ही ए बी है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो अब देख रहे हो कैसे चीज़ें आसानी से बन सकती है, बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को आसानी से समझना है। अदरवाइज अगर आप चीज़ों को हार्डली लोगे तो आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि गणित की प्रकृति यानी जो मैथ का नेचर जो है उसके बारे में क्वेश्चन में पहले ही ये शो अप हो गया कि मैथ का नेचर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सत्य नहीं, अब देखो यहाँ पे सत्य नहीं है, हमेशा याद रखना सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा है। और दूसरा क्या है, गणित की प्रकृति के विषय के बारे में। ठीक, तो पहला है कि सत्य नहीं है पूछ रहा, कभी कभी होता है कि हम हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं और ये देखते हैं कि सत्य है। ठीक, तो अब देखते हैं कि पहला क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित जो है प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, दूसरा है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है तार्किकता का ही बोध ये मैथ है, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, चौथा है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, आपको पता है कि श्रेणीबद्ध है, जैसे 1 2 3 4, तो इस तरीके से वो श्रेणीबद्ध है, क्रमिक है, तो ये भी सही है। दूसरा विशेष शब्दावली, आपको पता है कि विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, जैसे फार्मूला का प्रयोग हो गया, नंबर का प्रयोग हो गया, अंक का प्रयोग हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल, तो ये विशेष प्रकार की बात हो रही, तो ये भी सही है। और पहला क्या है, तो पहला सत्य नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। देखो आप ऐसे अगर एलिमिनेट करके बनाओगे ना चीज़ों को हाईलाइट कर करके, तो आपको चीज़ें आसान लगेगी। अगला इम्पोर्टेंट है एनसीएफ के बारे में। क्या पूछ रहा है, एनसीएफ के अनुसार कक्षा में गणित अधिगम की वृद्धि के लिए कौन सबसे कम प्रभावी है। ठीक, पहला है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। ठीक, तो ये तो प्रभावी है। फिर भी देखते हैं, निरंतर परीक्षाएं देना, गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करना, अधिगम कर्ता में प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। ठीक है, तो देखो जो परिस्थितियों से जुड़ना है सही है, तो प्रभावी है, लेकिन निरंतर परीक्षाएं देना, अगर आप रेगुलर सिर्फ एग्जाम लोगे तो क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी, या रेगुलर क्लास लोगे एक्टिविटीज़ कराओगे तब तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रहेगी, तो ये कम प्रभावी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी आपको चारों ऑप्शन पहले पढ़ना है, फिर आपको उत्तर का चयन करना है। तीसरा, गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग, इसका से क्या फ़ायदा होगा, गणितीय खेल और पहेलियों का उपयोग करेंगे तो उसमें रचनात्मकता का वृद्धि होगी, उसको सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो इसलिए तीसरा भी सही है। चौथा है अधिगमकर्ता में प्रतिस्पर्धा यानी कम्पिटिटिव। ठीक है, कम्पिटिटिव का सृजन करना, सृजन का मतलब होता है कि खोज करना, आविष्कार करना, तो प्रतिस्पर्धा का अगर वो सर्च करता है, रियलाइज करता है, तो कहीं ना कहीं प्रभावी तरीका है। अगर वो रहता अति प्रतिस्पर्धा और सृजन नहीं रहता तो होता कि अप्रभावी हो जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला इम्पोर्टेंट है सही विकल्पों का, ओ सॉरी, इसमें 2 पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये तो कम प्रभावी है ही, ये तो है ही प्रभावी, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सृजन करना भी कम प्रभावी है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में पूछ रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, अगर सिर्फ एक पूछता ना, अगर ऑप्शन में सिर्फ केवल 2 रहता तो हम सिर्फ केवल 2 मारते, परंतु केवल ऑप्शन में 2 नहीं है, तो इसलिए हमें 2 को कम से कम सिलेक्शन करना है। और आपको पता है कि पहला और तीसरा जो है वो एनसीएफ का रिकमेंडेशन है, तो इसलिए पहला तीसरा सही है। अगर पहला तीसरा सही है तो फिर दूसरा चौथा ही गलत होगा। तो इस प्रकार से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। अगला है इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो है गणितीय संचार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि असत कथनों के साथ विश्वास ना हो करे, ऐसी हम चीज़ें करेंगे, नहीं तो उसके मन में गलत अवधारणाएं बैठ जाएगी। और हम प्रयास करेंगे कि उनको तार्किकता का बोध हो, वो चीज़ों को स्पष्ट समझे, जिससे उसे हर चीज़ में आनंद है और वो एक निष्कर्ष निकाल सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज हमने देखा वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमने उसको डिटेल भी जाना कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो तब तक के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।